हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मार्केट के वीकली डोज में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर जगह पे दोस्तों ये खबर चल रही है कि 2008 जैसा क्रैश आने वाला है इस मार्केट में। 2008 में एक्चुअली लेमन ब्रदर्स जो इंस्टीट्यूट था, जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट था, उसमें प्रॉब्लम थी और उसकी वजह से बहुत बड़ी मंदी, बहुत बड़ा रिसेशन दुनिया में ट्रिगर हुआ था। सेम सिचुएशन दोस्तों आज के दौर में क्रेडिट स्विस को कंपेयर किया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि क्रेडिट स्विस में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसकी वजह से 2008 जैसा क्रैश आ सकता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको क्लियर बता दूं कि सबसे पहले जो दोनों जो सिचुएशन है वो कंप्लीटली अलग थी। जो लेमन ब्रदर का जो कोलैप्स था वो बेसिकली रियल एस्टेट का प्रॉब्लम था और क्रेडिट स्विस में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस वाक्य को आपको सिंपल समझना है तो आप सिंपली क्रेडिट स्विस का चार्ट देखिए, आपको पूरी स्टोरी क्लियर हो जाएगी। क्रेडिट स्विस का चार्ट ऑलरेडी अपने लो के आसपास चल रहा है। अगर ये अपने हाई के आसपास चलता रहता तो हम मान सकते हैं कि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम ट्रिगर हो गई तो यहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है। और आपको पता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो ऑलरेडी सब चीज़ें डिस्काउंट करती है। अब आप इस चार्ट को देखिए, ऑलरेडी ये चार्ट गिरते 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 $4 पे आ चुका है। इसका मतलब है ये जो प्रॉब्लम है ऑलरेडी बहुत पहले से चल रही है और लोगों को पता है, इसी की वजह से ये $4 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर कल कोई डिफॉल्ट भी करता है, पहली बात तो डिफॉल्ट करेगा नहीं क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है यूएस वगैरह इसको बचा लेंगे। लेकिन अगर डिफॉल्ट कर भी जाता है तो कोई क्रैश वरैश बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज इट इज ऑलरेडी एविडेंट फ्रॉम द चार्ट दैट द क्रेडिट स्विस प्रॉब्लम एग्जिस्ट सिंस लॉन्ग। बहुत पहले से प्रॉब्लम चल रही है, तो ये कोई भी बड़ा ट्रिगर नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश या करेक्शन आ जाए। अब दोस्तों आपको एक नियम समझा देता हूँ इस मार्केट का। इस मार्केट में बेसिकली परसेंटेज सिस्टम नहीं चलता, यहाँ पे परसेंटाइल सिस्टम चलता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में से, ग्रेडिंग सिस्टम जो आपने बचपन में पढ़ा था, 100 में से अगर किसी को 99 मिलता है तो समझ लिया उसका रैंक 1 है। फिर मे बी 97% को रैंक 2 होगा, 94 को रैंक 3 होगा एंड सो ऑन। सो दिस इज योर परसेंटेज सिस्टम। बट स्टॉक मार्केट में परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल सिस्टम चलता है। इसका मतलब है जो टॉपर रहेगा ना उसके हिसाब से बाकी लोगों की पोजीशन डिसाइड होती है। तो अगर मान लेते हैं कि किसी क्लास में 98 मार्क्स परसेंटेज लाने वाले ने टॉप किया है तो 98 के रेफरेंस से ही बाकी लोगों को ग्रेड दिया जाएगा। तो 98% वाला फर्स्ट हो जाएगा, उसके हिसाब से बाकी लोगों को ग्रेड दिया जाएगा। इसको बोलते हैं परसेंटाइल सिस्टम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दोस्तों आपने धमाल मूवी तो देखी होगी। वो जब ये चारों दोस्त जंगल में फंस जाते हैं, अपने चारों हीरो जब जंगल में फंस जाते हैं तो वहां पे एक शेर आ जाता है। तो जैसे ही शेर को रितेश देशमुख देता है अपना जूता भागने लग जाता है और उसको कोई पूछता है कि यार अपना जूता क्यों भाग रहे हो, तुम्हें लगता है तुम शेर से फास्ट भाग पाओगे? तो रितेश देशमुख क्या बोलता है उनको, मुझे शेर से फास्ट नहीं भागना, मेरे को आप तीनों से फास्ट भागना है। तो यही दोस्तों यहाँ पे स्टॉक मार्केट में भी कहानी है। मतलब यू शुड नॉट बी द बेस्ट, यू शुड बी बेटर देन अदर्स। इसका मतलब है कि इसकी में भी एक्चुअली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई हुई है और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को 6.5% कर दिया, जो कि पहले लोग 7.5 बोल रहे थे। तो अब ऐसा बोल रहे हो लोग कि 7.5% ग्रोथ नहीं आएगी, 6.5% से जीडीपी ग्रो करेगी। और इसकी वजह से ना सब ग्रुप में हाहाकार मचा हुआ है। भाई इस रिपोर्ट को अगर आप पूरी देखते हो तो उस रिपोर्ट में बहुत क्लियर बोला गया है कि इंडिया 6.5 होने के बावजूद भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और पूरी उसने वर्ल्ड का जो अनुमान है उसको भी तो घटा दिया है और वर्ल्ड की जो ग्रोथ है उसने 2.9% बताई हुई है। इसका मतलब है 6.5% हो सकता है बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन मैंने आपको बताया ना बेस्ट होने की जरूरत नहीं है। वी शुड बी बेटर देन द अदर्स। बाकी लोग 2.9% से ग्रो कर रहे हैं, हम लोग 6.5% से ग्रो कर रहे हैं। वी आर इन टू कंफर्टेबल पोजिशन। तो जब भी पैसा आएगा आप समझिए इंडिया के पास ही आएगा, बिकॉज हम लोग बाकी लोगों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब जो दूसरा जो एक रीजन आता है वो है DXY, डॉलर। डॉलर जो अभी बढ़ता जा रहा है, $115 के आसपास डॉलर का रेट पहुंच गया। तो उसमें भी यही चल रहा है कि डॉलर इतना बढ़ रहा है, डॉलर इतना बढ़ रहा है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर बताया था कि डॉलर बेसिकली 6 कंट्रीज की करेंसी के अगेंस्ट में डॉलर काम करता है और वो 6 कंट्रीज में इंडिया बिल्कुल भी नहीं है। एक था यूरोप, एक था यूके, जापान, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और एक कंट्री। तो बेसिकली इनके अगेंस्ट में करेंसी है डॉलर। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? यूरोप। अब यूरोप एक्चुअली रशिया की वॉर की वजह से यूरोप की तो बुरी तरीके से बैंड बजी पड़ी है। तो यूरोप की करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है, वैसे यूके की भी हो रही है। इसकी वजह से डॉलर उसके अगेंस्ट में अप्रिशिएट हो रहा है। तो अगेन अगर आप पूरी वर्ल्ड की करेंसी देखोगे ना, मानता हूं इंडियन रुपी वीक हुआ है, बट आप देखेंगे इंडियन रुपी ईयर टिल डेट ये साल में 10% डाउन हुआ है। बाकी अगर आप करेंसी की बात करेंगे ना तो अगेन वो 20-30% डाउन भी है। इसका क्या मतलब है? अगेन द सेम स्टोरी, वी शुड नॉट बी द बेस्ट, वी शुड बी बेटर देन अदर्स। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम बाकी से बेहतर कर रहे हैं तो
इतनी खराब कंडीशन में भी आप बेटर कर रहे हैं, पैसा हमारे पास ही आएगा, और जब कंडीशन ठीक होगी तो आप इमेजिन कीजिए हम लोग कौन से लेवल पे होंगे। तो ये चार्ट दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो कि जब भी 2002 में 112 के आसपास डॉलर आया हुआ था, तभी से इमर्जिंग मार्केट ने भी अपना बॉटम लगा लिया, और 2002 के बाद से 112 के रेट से डॉलर कंटिन्यूअसली गिरने लगा, DXY गिरने लगा, और 2002 के बाद से इंडियन मार्केट में भयंकर बुल मार्केट चालू हो गई थी 2008 तक। सिमिलर सिचुएशन पे आज डॉलर आ चुका है 112 के आसपास। तो अगर इसके आसपास डॉलर पीक आउट हो जाता है तो सिंपल सी बात है, अगर डॉलर यहां से पिक आउट हो जाता है तो हम ये मान सकते हैं कि जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इमर्जिंग मार्केट मतलब बेसिकली उस मार्केट में भी सबसे आउट परफॉर्मर इंडिया है। इंडिया यहाँ पे अपना बॉटम लगा लेगा, और जो 2002 से लेकर 2008 तक की जो तेजी हुई थी, उसी टाइप की तेजी कुछ आने वाले टाइम में यहाँ पे हो सकती है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इंडिया जो इमर्जिंग मार्केट है उसका P10 का हो चुका है। जो बाहर वाली मार्केट है, जो डेवलप मार्केट है, US है, यूरोप है, ये मार्केट का P बहुत ज़्यादा है, हमारा इमर्जिंग मार्केट का P 10 का हो चुका है। इसका मतलब है गोइंग अहेड अगर डॉलर यहाँ से वीक होना चालू हो जाता है, जो कि मुझे लगता है होगा, तो आप समझिए कि हमारे मार्केट में, इमर्जिंग मार्केट में बहुत बड़ी तेज़ी आने को तैयार है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने एक्चुअली आपको एक स्टोरी सुनाई थी, याद हो तो, मार्केट की और इकोनॉमी की और मार्केट की, और उसमें अपना जो एग्जांपल था वो था मैं और मेरा फ्रेंड और डॉग। और उसमें ये था, पूरी स्टोरी तो मैं आपको नहीं सुनाऊंगा, सिंपल सी बात है, डॉग हमेशा इंसान को फॉलो करता है। इसका मतलब है अगर आपका देश तरक्की करेगा ना तो उसको बाजार फॉलो करेगा ही करेगा। तो मुझे कुछ कमेंट्स आए कि सर उसका प्रूफ क्या है। तो दोस्तों ये चार्ट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन है ये आपका देश नॉमिनल GDP है, मतलब देश तरक्की कर रहा है, और जो रेड लाइन है वो बाजार, जो वो डॉग है, मतलब बाजार है बेसिकली। आप देखिए एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर रहा रेड लाइन ब्लू लाइन को, ऊपर नीचे करता है, लेकिन अल्टीमेटली देखिए जहां पे ब्लू लाइन जा रही है वहीं पे रेड लाइन जा रही है। इसका मतलब है अगर देश आपका तरक्की करेगा तो बाजार उसको फॉलो करेगा ही करेगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है US का पॉइंट। अब US में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो गई, मन में US वाले ना फंस चुके हैं। आप समझिए ये US और जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, इन्होंने ना खुद ही के पैर पे ना कुल्हाड़ी मार ली, अपनी कबर खुद ही खोद ली एक्चुअली देखा जाए तो। क्योंकि क्या हुआ था, जो कोविड आया था ना, कोविड के बाद इन्होंने क्या किया पता है, बहुत पैसा छापा। क्योंकि 2008 में जब मार्केट गिरी ना तो इनको एक बात पता चल गई कि भाई अगर स्टॉक मार्केट को बचाना है तो पैसा छापना है। तो 2008 में जब मार्केट गिरी ना, इन्होंने बहुत सारा पैसा छापा, और मार्केट मतलब पैसा नहीं छापा इसलिए मार्केट गिरी, और फिर उनको पता चला कि पैसा छाप लेते तो मार्केट बच जाती। 2020 में जैसे कोविड आया इन्होंने पैसा छाप दिया। क्यों पैसा छापा? क्योंकि जैसे मैं लास्ट टाइम आपको बताया था कि 50% से ऊपर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको स्टॉक मार्केट को बचाना जरूरी है। जैसे आज अगर अपने देश की हम बात करें तो आज हमारे जो नेता लोग हैं वो सबसे ज़्यादा किसानों की फिक्र करते हैं। क्यों किसानों की फिक्र करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए, है ना। मतलब बहुत सारे रीजन है, बट वोट भी एक रीज़न होता है। वैसे ही आज अगर US मार्केट गिरती है ना, तो हर पान वाला, टपरी वाला, चाय वाला, दूध वाला, जो मतलब लेबर तबका है बेसिकली, वहाँ पे सिर्फ यही डिस्कशन होता है कि मार्केट गिर चुकी है, क्योंकि हर कोई वहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने पैसा छापा। अब हमारी मार्केट, मतलब बेसिकली देखा जाए ना, तो हमारी जो क्या बोलते हैं, हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या फिर हमारे जो RBI के गवर्नर है शक्तिकांत दास साहब, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने अंधाधुंधा पैसा बिल्कुल भी नहीं छापा। जो बाहर वाली कंट्रीज ने पैसा छापा ना, आज वो पैसा उनको यहाँ पे अटका हुआ है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये भी हो रही है ना कि उनके देश में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है। अब वो इन्फ्लेशन को डाउन करना चाहते हैं। कैसे करेंगे? इन्फ्लेशन को डाउन करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, डिमांड को मार रहे हैं। लेकिन अगर डिमांड ही नहीं आएगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, सिंपल बात है ना। अगर डिमांड ही नहीं आएगी किसी चीज की, मतलब कोई कार खरीदने जाएगा ही नहीं, तो कार की प्राइस कैसे बढ़ेगी? तो इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए इन्होंने ये सोच लिया कि हम लोग डिमांड को मारेंगे। अब डिमांड को कैसे मारेंगे ये लोग डिमांड को मारेंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। मतलब आप समझिए, अगर आपको कार लेना है, ठीक है, कार लेने के लिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो लोन आपका महंगा हो जाएगा। इसका मतलब आप कार नहीं लोगे, और आप जब कार नहीं लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कार इन्फ्लेशन गिर जाएगी। तो ये पूरा फंडा है। तो वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा है। अब इन्फ्लेशन को ये लोग कम करने के लिए लोग डिमांड को मार रहे हैं, और जैसे डिमांड को मारेंगे ना, ग्रोथ हैम्पर करेगी, कार बिकेगी नहीं तो ग्रोथ हो जाएगी। अब सीन ऐसा हो रहा है ना कि बेसिकली ये जो बाहर के कंट्रीज है ना, ये खुद ही अपने दुश्मन हो चुके हैं। ये खुद ही, उन्हें पता है कि वो फंस चुके हैं बुरी तरीके से। क्योंकि अगर अब डॉलर थोड़ा भी गिरेगा, ठीक है, अब डॉलर जैसे कूल ऑफ होता है तो जो कमोडिटीज हैं उसकी प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और जैसे कमोडिटीज की प्राइस बढ़ जाएगी फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। मतलब वो लोग डिमांड को रोक के अपने ग्रोथ, कंट्री की ग्रोथ को खत्म करके इन्फ्लेशन रोकना चाह रहे हैं। अब ये नौबत तक आ चुकी है।
अब हमारे यहाँ आप बात समझिए वो सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हमने अंधाधुंधा पैसा छापा ही नहीं। हमारे जो गवर्नर साहब हैं, काबिल तारीफ काम उन्होंने किया है, उन्होंने वो सिचुएशन इंडिया में लाई नहीं। आज वो लोग ने जो किया है, जो बाइडन साहब ने किया है, ठीक है, आज वो उसी को भुगत रहे हैं, वही चीज को लोग आज भुगत रहे हैं। इसी की वजह से आप देखिए फ्राइडे में जो मार्केट गिरी ना, फ्राइडे के दिन यूएस की मार्केट, रीजन पता है आपको क्या हुआ? फ्राइडे के दिन जो मार्केट गिरी यूएस की, प्रॉब्लम ये हुआ ना कि जॉब डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ गया। कुछ 2,63,000 जॉब्स, ऐसा कुछ तो भी जॉब्स वहां पे बढ़ गए। तो अब आप सोचिए, मतलब चल क्या रहा है, मतलब जॉब बढ़ गई, ठीक है, उसके चक्कर में मार्केट गिर गई। कभी सोचा था ऐसा भी हो सकता है? जॉब का डेटा स्ट्रांग है, मतलब लोगों को एम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास काम धंधा है, और फिर भी मार्केट गिर रही है। यही तो मार्केट का खेल है। क्यों? जॉब बढ़ेगी, पैसा कमाएंगे, डिमांड फिर बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ऐसे चक्कर में फंस गया ना ये यूरोप, यूएस बेसिकली, कि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे टैकल करके इसको बाहर कैसे निकले। ये यूएस की कहानी हो गई। अब दूसरी कहानी अगर मैं यूरोप और यूके की बोलूं, वो तो भैया रशिया उनको बुरी तरीके से पीट रहा है। चालू किया था सैंक्शन लगाना ये लोगों ने, जर्मनी ने, यूरोप ने और यूएस ने, और सैंक्शन लगा रहा है वो। अब वो तो अपने मतलब अलग ही मसलों में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको काफ़ी सारी चीज़ें, ऑयल और गैस वगैरह इंपोर्ट करना पड़ता है, वो रशिया उनको लगाया जा रहा है, और उनकी इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, उनके अलग मसले हैं। पहले दोस्तों हमारे यहाँ पे बात हुआ करती थी चाइना +1, बिकॉज कोविड के बाद ऐसा हुआ था ना कि चाइना में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, है ना, लोग चाइना से माल नहीं लेना चाह रहे थे, तो इसकी वजह से पूरा जो शिफ्ट हो रहा था ना कारोबार, मैन्युफैक्चरिंग, वो इंडिया में आ रहा था। अब क्या बात हो रही पता है आपको? यूरोप +1, मतलब अब यूरोप भी गया, चाइना भी गया। तो अगर ऑब्वियस ही बात है, अगर ये सब चीजें अगर होती हैं तो शॉर्ट टर्म में बहुत फर्क पड़ता है। बट यहाँ पे आप सोचिए, मैं थोड़ा सा नजरिए लंबे की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियस ही बात है, अगर क्रेडिट स्विस डिफॉल्ट करता है या उसको बचाने के लिए अगर पैसा दिया जाता है तो प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन वही बात है, क्रैश व्रैश वो कुछ नहीं होने वाला। अब जो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे ना, लिक्विडिटी। अब आप समझिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना पैसा आ रहा है ना, इतना पैसा आ रहा है ना, मार्केट गिरने का चांस ही नहीं है। हाँ, ये 200-500 पॉइंट की बात नहीं हो रही, ठीक है, मतलब आप बोलोगे यार 200 पॉइंट गिर गई, 500 पॉइंट गिर गई, इसकी बात नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं, इंडियन स्टॉक मार्केट में करीब करीब 8,000 स्टॉक ट्रेड करते हैं, ठीक है। 8,000 में से अगर आप गिनोगे ना, गिनती के काम के स्टॉक मुश्किल से 300-350 होंगे जो सच में कंपनियां अच्छी हैं, बाकी सब तो कचरा है ना। जैसे वो विजय केडिया साहब बोलते हैं 300-400 कंपनी के ऊपर तो पूरे भंगार कैप है, ठीक है। तो अब आप समझिए कि जितने FIIs हैं, जितने म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, गोरे लोग, ये सब किस में इन्वेस्ट करेंगे? वही टॉप 300-350 कंपनियों में, है ना। अब आप समझिए कंपनियां उतनी ही अच्छी है, 300-350, और पैसा आ रहा है हर महीना 13 लाख करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहा है, SIP के थ्रू आ रहा है, ठीक है। स्टॉक्स उतनी है, पैसा बढ़ता जा रहा है। हर रोज मेरे साथ हर रोज 1-2 नए क्लाइंट जुड़ते जा रहे हैं म्यूचुअल फंड में, जो नया पैसा लगा रहे हैं। सोचिए, कंपनियां तो 300-350 ही हैं, पैसा उनको चेस कर रहा है। मुझे बताइए भाव कैसे गिरेंगे? तो भाई ये जो लिक्विडिटी में जो ताकत है ना, ये अपने आप में इतनी बड़ी ताकत है ना, इसको अंडरस्टिमेट मत कीजिए। ये मार्केट को कहीं और ही डायरेक्शन में ले जाने को बिल्कुल तैयार है। अब जो अपने लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो आपको पता है कि क्रूड ऑयल, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड क्रूड ऑयल इज बैक टू द डॉलर 93-94 पे वापस से आ चुका है। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है ना कि ओपेक जो है ना, ओपेक प्लस ने क्रूड ऑयल की जो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, उत्पादन है ना, मतलब उसका प्रोडक्शन, बेसिकली उसके प्रोडक्शन को 20 लाख बैरल प्रतिदिन कम कर दिया है, ठीक है। तो ओपेक ने बेसिकली उसकी सप्लाई को कम कर दिया है। इसकी वजह से अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सप्लाई कम हो जाती है तो भाव तो बढ़नी ही है। उसकी वजह से ये जो क्रूड ऑयल है वो अभी $95 पे आ चुका है। अब उन्होंने सप्लाई कम क्यों किया? अब ये सोचिए, पहली बात, उन्होंने सप्लाई इसलिए कम किया है क्योंकि डिमांड नहीं है, ठीक है। डिमांड ने इसलिए तो सप्लाई कम किया। डिमांड क्यों नहीं है? देखिए, क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा दुनिया में कौन खरीदता है? सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल दुनिया में इंडिया खरीदता है ना। अब इंडिया का सीन क्या है? इंडिया अंदर से रशिया के पास से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जहां उसको 20-30% सस्ता मिल रहा है। तो ये जो गल्फ कंट्रीज है उनका क्रूड ऑयल कौन खरीदेगा? ऑफिशियली कौन खरीदेगा? ये रशिया और गल्फ का जो क्रूड ऑयल है, इंडिया और यूरोप, यही दो लोग खरीदते हैं। इंडिया तो अंदर से रशिया से ले ही रहा है। अब ऑफिशियली बचा कौन? यूरोप। अब यूरोप खरीद के कितना खरीदेगा? और पुतिन साहब को पता है कि यूरोप को छोड़ना नहीं है ना, क्योंकि जितना यूरोप को लोग दबाएंगे उतना उनका बेनिफिट है, क्योंकि यूरोप पूरा जो रशिया का क्रूड ऑयल वगैरह सब यूरोप यूज करता है। तो जितना प्राइस बढ़ेगा, इनका रशिया का और गल्फ कंट्रीज का प्रॉफिट है। इसलिए इन्होंने क्या किया,
अपना क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को कम कर दिया। रीजन क्या है? एक तो डिमांड नहीं है, प्लस ये चाहते हैं प्राइसिंग पावर उसके चक्कर में बढ़ गया। अब जब प्रोडक्शन कम हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वजह से आपको $95 के आसपास क्रूड ऑयल आया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है इंडिया के लिए निगेटिव तो है, हम ले रहे भले रशिया से, बट फिर भी तो गोइंग अहेड अगर क्रूड ऑयल इसी लेवल के आसपास सेटल हो जाता है, और प्लस जो शक्तिकांता दास साहब जो हैं उन्होंने अपना वीडियो अनकट रहता ना तो थोड़ा ऊपर नीचे मैनेज कर सकते हूँ। उन्होंने अपना जो अनुमान था वो 7% का बताया था, है ना। अब उसमें एक्चुअली $100 का क्रूड ऑयल को फैक्टर इन करके रखा गया है, तो 95 तक है, ठीक है। हालांकि अच्छा तो नहीं है, अच्छा तो हम ये चाहेंगे कि यार किसी तरीके से 75 के आसपास आ जाए, 70-80 की रेंज में आ जाए, बट गोइंग एट इसको भी अपने को देखना पड़ेगा। तो ये कुछ न्यूज़ थी टोटल, मुझे लगता है काफ़ी अच्छी एनालिसिस हो गई। अब लॉन्ग टर्म की बात हो गई, अब चलते चार्ट पे और देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या कहानी बन रही। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए निफ्टी का मंथली चार्ट। ये दोस्तों निफ्टी का मंथली चार्ट है, आप इसको देखिए, आपको क्या लगता है कहाँ आपको जाके क्लियर देखिए, कहाँ जाके आपको दिखता है कि बहुत बड़ी करेक्शन हो गई, कुछ हुआ है क्या? सिंपल से आप देख सकते हो एक कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन पीरियड है। इनफैक्ट अगर आप इसको थोड़ा सा एनलार्ज करते हो तो आप क्लियर देख सकते हो एक बेसिकली फ्लैग पैटर्न है यहाँ पे। ये आप इसका पोल है और ये इसका फ्लैग है। बड़ी पिक्चर में आप देखिए क्या पैनिक है, ये जो मंदी है ना, पैनिक है ना, एक्चुअली लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। चार्ट पे या कहीं पे कुछ भी नहीं है, इतनी खराब खबर है ना। अब देखिए, अब मार्केट, एक बात समझिए आप, जब मार्केट इतना चली हुई है तो मार्केट को करेक्शन तो करना ही था, है ना। इतने चलने का करेक्शन तो करना ही था। अब करेक्शन करने के दो तरीके होते हैं, या तो मार्केट प्राइस वाइज करेक्शन कर ले या तो मार्केट टाइम वाइज करेक्शन कर ले। तो अगर इस पूरे के लेग का अगर मार्केट प्राइस वाइज करेक्शन करती तो ये काफी नीचे तक आ सकती थी, हो सकता है आपको 12-13 हज़ार के लेवल भी दिख जाते, है ना। लेकिन मार्केट ने क्या डिसाइड किया, इसको प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करना है, मार्केट ने टाइम वाइज करेक्शन करने की सोची है। अब सिंपल सी बात है, मार्केट का एक नेचर समझिए, मार्केट लोगों को पैसा बनाने देना नहीं चाहती। मार्केट मतलब क्या? मार्केट मतलब बड़े लोग जो FIIs एंड DIIs वो लोग हैं, उसके अगेंस्ट में हम छोटे लोग रिटेल इन्वेस्टर काम कर रहे हैं। अब वो लोग या तो वो पैसा बनाएंगे या तो हम पैसा बनाएंगे। अब वो लोग क्या चाहते हैं, हम पैसा ना बनाए। तो अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, चाहते तो वो ये करते कि मार्केट को यहाँ पे गिरा देते, है ना। आप इस चीज को आप समझिए कि ये जब मार्केट यहाँ से चलने लगी थी ना 7,500 की बॉटम से, इस मार्केट में आप समझिए कोई नहीं ले पाया था कोविड के टाइम से। हाँ, 1,00,000-2,00,000 आपने इन्वेस्ट कर लिया, आपकी करोड़ रुपए लगाने की कैपेसिटी है, 1,00,000-2,00,000 इन्वेस्ट कैसे बहुत है, फुल कैपेसिटी में यहाँ पे कोई भी नहीं ले पाया। अब ये लोग लेंगे कब? आप सिंपल सी बात समझिए, ये लोग लेंगे इसके आसपास। अगर ये लोग को 12,500 13,000 के आसपास निफ्टी मिल जाती है तो ये लोग हिम्मत करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट गिरी यहीं से थी, लोग यहीं से ट्रैप थे। जैसे लोगों के ये लेवल पे मार्केट जब गिरी, जैसे लोगों के रेट आने लगे, है ना, जैसे लोगों के रेट आने लोग एग्जिट कर लिए, डर के एग्जिट कर लिए। अब अगर मार्केट वापस इस लेवल पे आएगी ना, लोग यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। सिंपल सी बात है, मार्केट चाहती तो इस पूरी मूवमेंट के बाद 12-13 हज़ार की करेक्शन आराम से दे सकती थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मार्केट ने क्या चूज किया? मार्केट ने चूज किया कि उसको टाइम वाइज करेक्शन करना है। सोचा है क्यों? कितनी खबरें, खराब खबरें आप देख रहे हो, एक तो अच्छी खबर आप मेरे को बताओ। इतनी खराब खबरों के बाद भी मार्केट टाइम वाइज करेक्शन क्यों कर रही है? क्या लगता है? क्योंकि मार्केट किसी को लेने देना ही नहीं चाहती। अगर मार्केट गिर जाए ना 12,500 तक, तब तो सभी लोग भर लेंगे। वही तो मार्केट नहीं चाहती, इसके लिए मार्केट ने टिका के रखा हुआ है। अब देखिए, ये टिका के जो मार्केट ने रखा हुआ है, अगर इसके बीच में खराब खबरें नहीं होती, मान लेते हैं, तब तो क्या था भैया, इतना अच्छा मौका है, साल भर से मार्केट रुकी हुई है, भर लो बोरी। मार्केट बड़ा स्मार्ट प्ले कर रही है, खराब खबरें हैं, गिर भी नहीं रही है, रुकी हुई है, लोगों की हिम्मत भी नहीं हो रही है, और खींच देगी, निकाल देगी, है ना। अब अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूं तो अपना जो लास्ट टाइम जैसे मैंने लेवल डिस्कस किया था, ये जो था, इसके ऊपर की क्लोजिंग आने पे 17,300 के आसपास हम लोग ये मान लेते थे कि मार्केट की बॉटम लग चुकी है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया हुआ था। हालांकि 17,300 के ऊपर हमारी क्लोजिंग है। अगर फ्राइडे का सेशन यूएस में नहीं हुआ होता, है ना, अगर फ्राइडे का सेशन यूएस में नहीं हुआ होता ना, अगर मतलब फ्लैट रहता या हल्का फुल्का निगेटिव रहता, तो मुझे ये मानने में कोई भी दो राय नहीं थी कि ये जो बॉटम है, ये जो बॉटम है वो हमारा फाइनल बॉटम लग चुका है। लेकिन आप देखिए फ्राइडे के दिन यूएस मार्केट में क्या काम हुआ है। तो जितनी मूवमेंट मार्केट ने यहाँ से दी थी, उतनी मूवमेंट ऑलमोस्ट खत्म कर दी। थोड़ी बहुत अभी बची हुई है, एक आध कैंडल की जगह यहाँ पे बची हुई है। लेकिन अगर आप नैस्डैक का चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जितनी मूवमेंट लोग ने दी थी ना, पूरी की पूरी मूवमेंट यहाँ पे खत्म कर दी है। अब दोस्तों मार्केट का स्टेटस आप समझिए, ऐसे जगह पे मार्केट आ चुकी है ना, यहाँ पे ना लेवल्स की इंपॉर्टेंट नहीं बच जाती। ठीक है, देखो इतनी वॉलेटाइल मार्केट है ना, 200-300 पॉइंट तो कभी भी ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। हम बोले 17,000 का लेवल, मार्केट
एक ही दिन में इंट्राडे में ही 200-300 पॉइंट गिर जाएगी, 16,700 आ जाएगी, वहां से वापस रिकवर कर जाएगी। मतलब बेसिकली ऐसी सिचुएशन बन चुकी है ना, यहाँ पे लेवल से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है टाइम। अगर मार्केट, जैसा हमारा लास्ट वीक में व्यू था कि अगर मार्केट संभाल लेना ये वीक में तो काम हो जाएगा, और संभाल लिया था, काफी हद तक हो भी चुका था। लेकिन ये जो फ्राइडे की जो मूवमेंट आई, जॉब डेटा अच्छा आने के बाद में इसी जो मूवमेंट आई ना, तो अब इसकी वजह से अभी हमको नेक्स्ट वीक भी वेट एंड वॉच करना है। नेक्स्ट वीक बस किसी तरीके से मार्केट संभाल ले, काम हो जाएगा। तो अगर मार्केट ने, अब ऑब्वियस ही बात है इंडिकेशंस आपको बाहर के मार्केट से मिलेंगे, अगर मार्केट ने, डाउ जोन्स ने ये जो लेवल है, जो पुराने लो है, इसको तोड़ दिया, नैस्डैक ने बोलो या फिर अगर डाउ जोन्स ने ये जो पुराने लेवल तोड़ दिया ना, तब दिक्कतें बढ़ जाएगी, हमारी मार्केट में बढ़ेगी, ग्लोबल मार्केट में बढ़ेगी। तो जो फर्स्ट पार्ट है ना मेरा वीडियो का, वो लॉन्ग टर्म व्यू है, ठीक है। शॉर्ट टर्म व्यू में फिर हो सकता है हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट आगे कैसे परफॉर्म करेगी, बट थोड़ा आपका व्यू लंबा नजरिया है, तो मुझे नहीं लगता कोई भी प्रॉब्लम है। अब अगर इसको पॉसिबिलिटीज अगर आप देखेंगे तो सिंपल सी बात है, जैसे कि एसजीएक्स निफ्टी आपको बता रही है, हम लोग 17,000 के आसपास खुलने वाले हैं, 17,050 के आसपास हम लोग खुलने वाले हैं। अगर मंडे के दिन बात समझिए, अगर मंडे के दिन मार्केट ने 17,300 के ऊपर क्लोज कर लिया, क्योंकि गैप डाउन हो रहा है ये बात तो पक्की है, अगर 17,300 के ऊपर क्लोज कर लिया ना, मान लेंगे बॉटम लग चुकी है। अगर मंडे के दिन मार्केट ने 17,300 के ऊपर क्लोज कर दिया तो अपनी कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट ने बॉटम लगा ली है। मंडे के दिन थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी कर ले, अगर 17,000 के लेवल को मार्केट अब ब्रेक कर देती है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि लेवल रिटेस्ट हो जाए, तो हम लोग एक बार 16,700-800 की रेंज में आ सकते हैं। जो पुरानी पॉसिबिलिटीज थी कि हम लोग 16,500-600 के तक जा सकते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं आया था तब हम लोग 17,000 के आसपास थे, तो जो पुरानी पॉसिबिलिटीज थी कि हम 16,500-600 तक जा सकते हैं, अब वो प्रोबेबिलिटी, अब वो लेवल और ऊपर हो चुके हैं। तो 17,000 के लेवल अगर ब्रेक हो जाते हैं तो 16,700-800 के वो लेवल बनेंगे जहां पे मार्केट की बॉटम लग जानी चाहिए। क्योंकि क्या है पता है, अभी देखिए ना, अब अगर यूएस में मान लेते हैं ये जो लेवल थे, ये जो कैंडल थी, इसके आसपास आप देख सकते हैं कि मार्केट, यूएस की मार्केट काफी ओवरसोल्ड थी। एक दो कैंडल बना के मार्केट ओवरसोल्ड से नॉर्मल रीजन में आ चुकी है। इसका मतलब है एक आध कैंडल की जगह यहाँ पे बची हुई है। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है कि मंडे के दिन ही काम हो जाए। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो 16,700-800 के रेंज में अगर मार्केट आती है तो मेरे ख्याल से उसके आसपास काम हो जाना चाहिए। अगर ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक नहीं मचता तो अपना काम हो चुका है। वैसे बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने एक्चुअली जो क्लोजिंग मेरे को चाहिए थी वो नहीं दी है, क्योंकि हमने जैसा लास्ट वीक में डिस्कस किया था 39,500 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी, वहां पे नहीं मिली है। तो बैंक निफ्टी को भी क्लोजली वॉच आउट करना पड़ेगा। 39,500 के ऊपर जब भी बैंक निफ्टी क्लोज करेगा हम लोग मान लेंगे कि बॉटम लग चुका है, और जब तक नहीं करता ये जो लेवल है उसके जो पुराना लो लगा है उसकी रीटेस्टिंग की पॉसिबिलिटीज अभी भी बनी हुई है। अब अगर हम लोग यूरोपियन मार्केट देखें, एक्चुअली दिक्कत अब यूरोपियन मार्केट है, यूएस फिर भी समझ जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ तो आपको पता है कि 40% 50% तो हाउसिंग का प्रॉब्लम है, वो ठीक है, क्रूड ऑयल वगैरह तो वो इंपोर्ट करते नहीं है, वो उनका इंटरनल प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ करके यूएस बाहर निकल आएगा। प्रॉब्लम में फंसने वाले ये यूरोपियन कंट्रीज। अब वही बात है, अगर यूरोपियन कंट्रीज भी अगर अपना रीटेस्टिंग करने को आ जाए, डैक्स हो गया या फिर अपना ये यूके का हो गया मार्केट या फ्रांस का मार्केट हो गया, अगर ये लोग रीटेस्ट करने को आ गए तो आप समझिए हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा हुआ तो रीटेस्टिंग हो सकती है 16,800 के आसपास की। अगर ये लोग ने ये लेवल जो प्रीवियस लेवल है अगर इसको ब्रेक कर दिया ना तो कहानी लंबी बढ़ जाएगी। फिर देखना पड़ेगा सिचुएशन क्या बनती है, कैसे इवैल्यूएट करना। अभी तक जिस हिसाब से सब सिचुएशन बनी हुई है, मेरा मानना बिल्कुल भी नहीं है कि वो सिचुएशन आ रही है कि हम लोग नीचे बहुत नीचे जा रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। बस अगला वीक समझ जाए, जो मुझे लगता है समझ जाएंगे, अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये है DXY, ये बस 115 के ऊपर आप जो लगाए ना, बस इसके ऊपर ना जाए, है ना। मतलब ठीक है, डॉ जोन्स अपनी जगह ठीक है, नैस्डैक ठीक है, यूरोपियन मार्केट ठीक है, बस ये डॉलर इसके ऊपर ना जाए। डॉलर इसके ऊपर नहीं गया ना, अपना काम हो गया। क्योंकि डॉलर अगर गिर गया तो आप समझ जाइए कि अपना यहाँ से काम हो जाएगा। क्योंकि अगर ये गिर जाता है ना तो हमारी जो करेंसी है जो कि वीक हो रही है, 82 पे चली गई है, ये भी यहाँ पे गिर जाएगी, मतलब स्ट्रांग हो जाएगी। और अगर डॉलर सुधर जाता है, ठीक है, डॉलर गिरने लग जाता है तो सीधा सीधा जो कमोडिटीज है उसकी प्राइसेस बढ़ जाएगी। और ये बेसिकली दिखा भी रहा है, एक्चुअली डॉलर का जो चार्ट है ओवर एक्सटेंड हो चुका है, उसको गिरना चाहिए। और उसका इंडिकेशन आपको यहाँ से भी आ रहा है, ये है आपका कॉपर का चार्ट, मतलब मेटल्स का चार्ट। मेटल्स का चार्ट बहुत अच्छी बेस बिल्डिंग में, तो अगर वो गिरा ये बढ़ जाएंगे। एक्जैक्टली परफेक्ट सिचुएशन है। इनफैक्ट अगर आप गोल्ड और सिल्वर का भी चार्ट देखोगे ना, गोल्ड और सिल्वर के चार्ट भी बिल्कुल आइडियल बेस बिल्डिंग करके ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो अगर डॉलर गिरता है और कमोडिटीज बाउंस लेती है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो मेटल सेक्टर है उसकी भी करेक्शन काफी हद तक ऐसा लगता है कि ये लेवल के आसपास निपट चुकी है, ये भी ऊपर जाने के लिए एक बार तैयार हो जाएगा। अब दूसरे अगर मैं सेक्टर की बात करूं, आईटी सेक्टर में आपको बहुत पहले से बोल रहा हूं, मैं अभी भी आईटी सेक्टर में थोड़ा वेट एंड वॉच करने के मूड में हूं। बहुत ज्यादा डिपेंड करता है नैस्डैक पे। अगर नैस्डैक ने अपनी बॉटम लगा ली है तो आईटी ने लगा ली है।
अगर नैस्डैक यहाँ से थोड़ा बहुत ड्रामा करेगा, ऊपर नीचे करेगा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आईटी सेक्टर हो सकता है एक बार 24,000 के लेवल के बीच में एक बार आए, इसलिए स्टिल आईटी सेक्टर में मैं वेट एंड वॉच हूँ। टेक्निकल प्ले करना है, स्टॉप लॉस के साथ करना है, तो वो एक अलग कहानी है। फार्मा, मुझे ऐसा लगता है कि इस वॉलेटाइल मार्केट में फार्मा एक ऐसा हो सकता है जो आपको थोड़ा सा जो आपको एक सहारा दे। इनफैक्ट कुछ ट्रेड्स मैंने फार्मा के भी लिए हुए। लुपिन तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था, जब लिया था कुछ 650 660 पे, अभी करीब करीब 740 के आसपास है। बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, बोल के मैंने यहाँ पे फार्मा में लिया हुआ है। फार्मा एक अच्छा बेट है। एफएमसीजी भी मेरे ख्याल से ऐसे मार्केट में डिफेंसिव जो सेक्टर्स हैं, फार्मा, एफएमसीजी, दे शुड डू वेल। ऑटो सेक्टर भी मेरे ख्याल से अच्छा करना चाहिए, बिकॉज अगर क्रूड ऑयल गिरता है, कमोडिटीज की प्राइस, तो फिर यहाँ से मेरे ख्याल से ऑटो सेक्टर भी बेहतर है। एंड इनफैक्ट वही बात है ना, आज हम लोग 17,000 के आसपास खड़े हुए हैं, ठीक है, और अपना ऑल टाइम ट्रांजेक्ट 600 है, मतलब हम लोग ऑलरेडी मतलब करेक्शन के बॉटम एंड पे है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से चलेंगे तो सभी चलेंगे, है ना, तो वो अपने को आने देखना पड़ेगा। वीक्स में देखिए कोई टेंशन नहीं है। इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन में वैसे भी कोई टेंशन था ही नहीं, इतना गिरते पड़ते हम लोग डे हाई पे क्लोज किया, अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ की साइन है। फ्राइडे में सिर्फ बस यूएस का सेशन जो हुआ ना वो गलत हो गया। अब यहाँ देखिए आप, जो यूएक्स का वीक्स है ना, ये आप देख सकते हैं, ये ऑलरेडी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है। देखिए बस यहाँ से वीक्स टूटे, डाउ जोन्स अपने बॉटम के आसपास है, बना ले बॉटम, अपना डॉलर टॉप के आसपास है, वो गिर जाए वहाँ से, कमोडिटीज एंड बॉटम के आसपास है, वो घूम जाए वहाँ से, है ना, सब कुछ परफेक्ट सिचुएशन है। पूरे मार्केट्स भी ओवरसोल्ड है, मेरे ख्याल से हो जाएगा। और ये अभी 98 पहुँच गया, मुझे तो 95 देखा था, 98 पहुँच गया। कोई बात नहीं भाई, ब्रेकआउट तो दे दिया है, देख रहे हो आप, सुधर जाएंगे लेवल पे, तो भाई अपना काम हो गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीक में संभल के रहो, है ना, वेट एंड वॉच करो, लेवल छोड़ो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस वीक निकल जाए किसी तरीके से, है ना। हो चुका है, जो होना है हो चुका है, एक आध वीक निकल जाए, कहानी खत्म है। अच्छे मौके ढूंढो, अच्छे शेयर्स ढूंढो, नजर नहीं अच्छे शेयर ढूंढने की, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। मेरी गाइडेंस में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो कंप्लीट हैंड होल्डिंग के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाइए, साइन अप कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। 1-to-1 मैं आपके साथ कॉल करूंगा, आपकी रिक्वायरमेंट समझूंगा, एंड थ्रू आउट दिस जर्नी 15-20 साल जब तक आप इन्वेस्टेड हैं, आपको मेरी तरफ से गाइडेंस मिलेगी, तो उसका बिल्कुल आप बेनिफिट उठाइए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट्स इट, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।